हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और जो हमने टॉपिक इसके पहले पढ़ा था वो था सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की, या वास्तविक वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन निकाय। तो हमारा जो एक्चुअल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत, जबकि हमारे पास पहले से सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? तो इसका जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, जो सिंपल वेपर सिस्टम था, जिसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जब हमारा जो अमोनिया वेपर होता है वो आपके इवेपोरेटर में इंटर करता है, तो वहाँ से वो हीट लेता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वेपोरेटर से वो आगे बढ़ता है। वेपोरेटर से वेपर, सॉरी, लिक्विड आगे बढ़ता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हीट लेने की वजह से। और जो हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से वाटर या लो 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 सोल्यूशन आ रहा होता है आपका, वाटर कंटेंट जिसमें अमोनिया का अमाउंट बहुत कम होता है, वीक सोल्यूशन जो आता है उससे ये अमोनिया लिक्विड मिलता है। तो अमोनिया और वाटर, या ये कहें, एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं जिसको एक्वा अमोनिया सोल्यूशन कहते हैं। और वाटर की क्वालिटी होती है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता है वो अमोनिया को अपने अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व करता है, यानी अमोनिया वाटर में ज़्यादा घुल जाता है। तो जो इवेपोरेटर से आने वाला अमोनिया है, अमोनिया लिक्विड है जो कि वेपर में बदल चुका है इवेपोरेटर में जाने के बाद। अब वो वेपर यहाँ पे कूलिंग वाटर होता है, ठंडा होता है, तो चेंज होता है अमोनिया लिक्विड में। और उधर से हमारा वीक सोल्यूशन आता रहता है, इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में अमोनिया होती है, बाकी वाटर रहता है। तो ये जब आप कूलिंग वाटर के संपर्क में आते हैं बाहर से, जो हम वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं कूलिंग करने के लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का, जिसको एक्वा अमोनिया सोल्यूशन भी कहते हैं। अब ये जब हम पंप के जरिए भेजते हैं जनरेटर में, तो जनरेटर में हमारा हीटिंग कॉइल लगे होते हैं जो कि फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया वेपर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन साथ में हीटिंग की वजह से कुछ जो है वाटर के पार्टिकल्स भी हीट होके चले जाते हैं हमारे जनरेटर में, से जाते हैं कंडेंसर में। और कंडेंसर के बाद आगे वो ठंडा होके जो हमारी लाइंस है, रेफ्रिजरेंट की जो लाइंस है, उसको चोक कर देते हैं कभी कभी। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं सिस्टम को चोक न होने से बचाने के लिए अब हमने कुछ इसमें जो हमारा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, इसमें कुछ दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें। तो उसमें पहला है एनालाइज़र, सेकंड है हीट एक्सचेंजर, और तीसरा है रेक्टिफायर। अब ये एनालाइज़र, हीट एक्सचेंजर और रेक्टिफायर, इनके क्या फंक्शन है, इनके क्या रोल हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये तीनों लगा देते हैं हम, एनालाइज़र, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर, तो एनालाइज़र, सबसे पहले एनालाइज़र क्या करता है, जनरेटर से जब अमोनिया वाष्पीकृत होती है तो लिक्विड अमोनिया या जो एक्वा अमोनिया सोल्यूशन है उससे वो हीट करने पे अमोनिया वाष्प में बदलती है। तो इसके साथ साथ जो वाटर के कुछ कण भी कंडेंसर में इंटर करते हैं। तो ये जो जल के कण हैं वो जब कंडेंस होके एक्सपेंशन वाल्व में से गुजरते हैं, एक्सपेंशन वाल्व की लाइंस को चोक करने लगते हैं। अब इन कणों को, जो कि जल के कण हम चाहेंगे कि चोक ना करें, इनको दूर करने के लिए हम एनालाइजर का उपयोग करते हैं। एनालाइजर जनरेटर के साथ बनकर ही लग के आता है, या इसे अलग से जोड़ते हैं, जो कि सीरीज में लगाया जाता है। एनालाइजर हमारे जनरेटर के सीरीज में लगा होता है, तथा यह अवांछित कणों को हटा के, जो हमारा अमोनिया वेपर है उसमें से जो हमारे लिक्विड वाटर का जो या फिर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हटा के फिर से जनरेटर में भेज दिया जाता है। सेकेंड हमारा आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली, अगर जो है, यह एक तरीके से क्लोज वेपर कूलर होता है, जिसे हम डिहाइड्रेटर भी कहते हैं। ये एनालाइजर जब जल के कणों को नहीं हटा पाता है तो हम रेक्टिफायर का भी उपयोग करते हैं। यह एक डबल पाइप खोल या कुंडली की आकृति का बना होता है, तथा सामान्यतः जल शीतल होता है।
इसका मुख्य कार्य अमोनिया वाष्प को पुनः ठंडा करना होता है। रेक्टिफायर से कंडेंस जो हमारा वेपर हो जा रहा है पुनः एनालाइजर में एक पाइप की सहायता से भेज दिया जाता है। तो और एनालाइजर से फिर से ये रेक्टिफायर में जाके फिर आगे हम भेजते हैं। और थर्ड है हीट एक्सचेंजर। यह पंप व जनरेटर के बीच में लगा होता है तथा यह गर्म कमज़ोर विलयन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है जब विलयन जनरेटर से अवशोषक की ओर जाता है। अब जो हमारा ये पूरा साइकिल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस साइकिल में हमारे अब जो एलिमेंट्स लगे हैं, सबसे पहले लगा हुआ है हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर से हमारा जो भी लिक्विड जो भी एवापोरेटर में आता है लिक्विड अमोनिया, वो एवापोरेटर में हीट लेके वेपर अमोनिया में चेंज हो जाता है। उसके बाद से हमारा ये जो है हीट एक्सचेंजर में जाता है, जहाँ से ये उष्मा लूज कर देता है, जो कि हमारा अमोनिया वेपर को और हीट करेगा, अपनी उष्मा लूज कर लेता है या थोड़ी वहाँ पे हीट एक्सचेंज करेगा ये। और जो हमारा लिक्विड अमोनिया है वो आगे बढ़ते जाएगा, फिर एब्जॉर्बर में जाता है। और एब्जॉर्बर में हमारा एक तरफ से प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के जरिए वीक सोल्यूशन आता है अमोनिया का, जिसमें अमोनिया का अमाउंट बहुत कम होता है। और इधर से हमारा लिक्विड अमोनिया आता है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं एब्जॉर्बर के अंदर। एब्जॉर्बर में पहले ही कूलिंग वाटर की सप्लाई कराई जाती है ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन बन जाए, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन मिल के बने। अब स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन को हम एक पंप लगा दिया जाता है, उसके ज़रिए आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो कि अब एक हीट एक्सचेंजर में से पास होता है। ये हीट एक्सचेंजर इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा यहाँ पे हीट लूज करते हैं दोनों आपस में। जो उधर से अमोनिया आ रहा होता है वीक सोल्यूशन, उससे अपना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हीट एक्सचेंज करता है। अब ये पंप जो है हीट एक्सचेंजर से जो हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है वो आगे जनरेटर में जाता है। जनरेटर में हीटिंग कॉइल्स लगे होते हैं और ये हीटिंग कॉइल जनरेटर से में अमोनिया वेपर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ अमाउंट में अमोनिया वेपर जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वाटर वेपर्स के भी कुछ पार्टिकल, वाटर के भी पार्टिकल चले जाते हैं। तो इनको हम एनालाइजर और उसके बाद रेक्टिफायर की हेल्प से हम उसको चेंज कर लेते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। और रेक्टिफायर या जिसको हम डिहाइड्रेटर भी कहते हैं, इसके बाद से हम ये जो हमारा सप्लाई है वेपर अमोनिया की, इसको कंडेंसर में भेज देते हैं। और कंडेंसर के बाद ये रिसीवर में जाता है, जहाँ पे कंडेंसर के बाद हमारा लिक्विड और वेपर दोनों बचता है और रिसीवर में इकट्ठा होते हैं। और रिसीवर के बाद जब ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब फिर से एवापोरेटर में जाएगा तो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर से ये वेपर में बन जाता है। तो हमारा ये साइकिल चलता रहता है। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है क्योंकि इसमें एनालाइजर, हीट एक्सचेंजर और रेक्टिफायर, ये 3-4 चीज़ें और एडिशनल जुड़ जाती हैं जो कि हमारी सिंपल वेपर सिस्टम में नहीं थी। सिंपल वेपर का ड्रॉबैक यही था कि उसमें जो हमारी रेफ्रिजरेंट की लाइंस थी उनका चोक होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि सिस्टम में वाटर बिना रोक टोक कभी जा सकता था। तो एक्सपेंशन वाल्व के बाद वो सिस्टम को चोक कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम में एनालाइजर, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर के लगने के नाते ये वाटर को जमने से या लाइंस को चोक होने से बचा देता है। तो ये हमारा सिस्टम था एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सब्स्टिट्यूशन सिस्टम। इसमें हम अमोनिया का यूज कर रहे हैं और अमोनिया को हीट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी अब ख़त्म होता है। और ये टॉपिक उस टॉपिक से एडवांस इसी वजह से है कि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।